जय हिंद दोस्तों। ये ज्ञान बिंदु रोशन आनंद सर का प्रैक्टिस सेट है। इसमें कुल 50 प्रश्न है और 50 प्रश्न महत्वपूर्ण है और ये बिहार दरोगा और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो 50 प्रश्नों का हम डिस्कशन करेंगे और हमसे जितना अच्छा से होगा हम उतना अच्छा से आपको बताने का प्रयास करेंगे। इससे आपका भी रिवीजन हो जाएगा और मेरा भी रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए आइए देखते हैं एक एक प्रश्न को। पहला प्रश्न है, जनवरी फरवरी 1937 में हुए प्रांतीय विधानसभा के चुनाव के बारे में कौन सा जोड़ा गलत है। देखिए 1937 में जो प्रांतीय विधानसभा का चुनाव हुआ था ना, उस समय टोटल 11 प्रांत था और 11 प्रांतों में 11 प्रधानमंत्री थे। जैसे अभी जो मुख्यमंत्री है ना, तो उस समय वो प्रधानमंत्री थे। ठीक है, तो देखिए पहला ऑप्शन कह रहा है कि मध्य प्रांत, तो मध्य प्रांत में कौन प्रधानमंत्री थे? एन बी खरे, सही है। मद्रास में सी राजगोपालचारी थे। उड़ीसा में बीजी खरे, उड़ीसा में बीजी खरे नहीं थे, उड़ीसा में बी एन दास थे। ठीक है, ये गलत है, उड़ीसा में बी एन दास थे। और चौथा है असम, असम में सादुल्लाह थे, सही है। यानी तीसरा ऑप्शन गलत है, यानी केवल सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि कांग्रेस मंत्रिमंडलों द्वारा त्यागपत्र दे दिए जाने के बाद मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को मुक्ति दिवस एवं धन्यवाद दिवस के रूप में मनाया। इसमें उनका साथ किस नेता ने दिया था? तो बी आर अम्बेडकर जी ने दिया था। ठीक है, सी ऑप्शन होगा, बी आर अम्बेडकर, दूसरा ऑप्शन। चलिए तीसरा देखते हैं प्रश्न। निम्न में से किसने तिलक के देहावसान पर कहा था मेरा सबसे मजबूत बचाव चला गया? जब लाठीचार्ज हुआ था तो बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो उस समय महात्मा गांधी जी ने कहा था कि मेरा सबसे मजबूत बचाव चला गया। तो कौन ऑप्शन होगा? डी, महात्मा गांधी, यानी तीसरा का डी हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न कह रहा है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? यहाँ ध्यान दीजिएगा, गांधी जी है ना जो दक्षिण अफ्रीका में 1893 ईस्वी को गए थे। ठीक है, और 1914 ईस्वी तक वहाँ रहे थे। तो कुल 21 वर्ष जो है वो रहे थे। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चौथा का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखिए पहला ऑप्शन है कि दिल्ली षड्यंत्र केस में अमीर चंद्र संबंधित थे, हाँ बिल्कुल। काकोरी षड्यंत्र केस में अशफाक उल्लाह, हाँ सही है। लाहौर षड्यंत्र केस में जतिन दास, सही है, क्योंकि जतिन दास जो है वो जेल में 64 दिन के लिए हड़ताल पे रहे थे और 64वें दिन इनकी मृत्यु हो गई थी जतिन दास की। ठीक है, और नासिक षड्यंत्र केस रास बिहारी बोस, ये गलत है क्योंकि नासिक षड्यंत्र केस में अनंत कन्हारे थे। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी गलत है पांचवा का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है छठा कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? थियोसॉफिकल सोसाइटी एनी बेसेंट, बिल्कुल सही है, क्योंकि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में हुई थी अमेरिका में और थियोसॉफिकल सोसाइटी का प्रचार प्रसार एनी बेसेंट ने किए थे भारत में, बहुत ज़्यादा प्रचार किए थे, इसलिए एनी बेसेंट से संबंधित है। दूसरा ऑप्शन है रामकृष्ण मिशन का संबंध है रामकृष्ण परमहंस से, नहीं गलत है, क्योंकि रामकृष्ण मिशन का संबंध है स्वामी विवेकानंद से और स्वामी विवेकानंद जी का गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। ठीक है, और रामकृष्ण मिशन का स्थापना हुआ था 1897 में और रामकृष्ण परमहंस जी का मृत्यु हुआ था 1896 में, सॉरी 1886 में। ठीक है, रामकृष्ण परमहंस जी का मृत्यु हुआ था 1886 में, लेकिन रामकृष्ण मिशन का स्थापना हुआ था 1897 में। चलिए अगला है ऑप्शन ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, सही है। आर्य समाज दयानंद सरस्वती, बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, यानी बी ऑप्शन गलत है। ठीक है, छठा का बी। सातवां देखते हैं। सातवां प्रश्न है कि सुमेलित करना है। ठीक है, इधर क्षेत्र दिया हुआ है और उधर नेतृत्व दिया हुआ है। तो झांसी में कौन नेतृत्व कर रहे थे? लक्ष्मीबाई कर रहे थे, बिल्कुल सही है। फतेहपुर में अजीमुल्लाह कर रहे थे, बिल्कुल सही है। मथुरा में देवी सिंह कर रहे थे, बिल्कुल सही है। और संभलपुर में सुरेंद्र साई कर रहे थे, बिल्कुल सही है। यानी चारों ऑप्शन सही है, यानी ऑप्शन ए होगा सातवां का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? देखिएगा ध्यान से। सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला जो है वो प्लासी का जब युद्ध हुआ था 1757 में, उस समय बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला। लेकिन इसमें कह रहा है कि बक्सर की लड़ाई में, यानी 22 अक्टूबर 1764 को जो बक्सर के युद्ध हुआ था, उस समय बंगाल का नवाब जो है ना वो मीर जाफर को बनाया गया था। ठीक है, मीर जाफर उस समय बंगाल का नवाब था, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए नौवां प्रश्न देखते हैं। राजा राम मोहन राय का पूर्वगामी किसे कहा जाता है? देखिए राजा राम मोहन राय जो है थे वो सती प्रथा का अंत किए थे। ठीक है, तो
पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क ने भी सती प्रथा को अंत किया, इसलिए राजा राममोहन राय का पुरोगामी अल्बुकर्क को कहा जाता है, यानी 9वां का सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। पहला ऑप्शन है लीबेंट कंपनी। देखिए, सबसे पहला कंपनी था लीबेंट कंपनी जिसको अधिकार पत्र प्राप्त हुआ भारत में व्यापार करने का, और लीबेंट कंपनी को 1593 ईस्वी में, ठीक है, व्यापार करने का अधिकार पत्र प्राप्त हुआ, और ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला था 1600 में, ठीक है। लेकिन ये 1593 में जो लीबेंट कंपनी को मिला, ये स्थल मार्ग से व्यापार करता था, ठीक है, और ये जो है समुद्र मार्ग से व्यापार करने का अधिकार पत्र मिला था, इसको स्थल से, इसको जो है समुद्र से। तो इसमें प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ। ना तो इसमें समुद्र का जिक्र है, ना ही स्थल का जिक्र है, यानी लीबेंट कंपनी हो जाएगा, ठीक है, पहला ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न है कि प्रतिवर्ष 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है, किसके स्मृति में। देखिए, सरोजिनी नायडू का जन्म हुआ था 13 फरवरी 1879 ईस्वी में, ध्यान दीजिएगा, और इनकी मृत्यु हुआ था 2 मार्च 1949 ईस्वी को, ठीक है, 1949 ईस्वी को सरोजिनी नायडू की मृत्यु हुई थी। तो यहाँ 13 फरवरी को ही, प्रतिवर्ष 13 फरवरी को ही महिला दिवस मनाया जाता है सरोजिनी नायडू के नाम से ही, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 12 नंबर। 12 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत के कितने उच्च न्यायालयों की अधिकारिता में एक से अधिक राज्य है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, संघ राज्य क्षेत्र शामिल नहीं है। ऐसे तीन ही हाईकोर्ट है, उच्च न्यायालय है जो एक से अधिक राज्य है, ठीक है। कौन कौन है 3 राज्य। पहला हो गया चंडीगढ़ हाईकोर्ट, ठीक है, पहला हो गया चंडीगढ़ हाईकोर्ट, दूसरा हो गया मुंबई हाईकोर्ट, ठीक है, मुंबई हाईकोर्ट, और तीसरा हो गया गुवाहाटी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा 12 का। अगला प्रश्न देखते हैं 13 नंबर। 13 नंबर प्रश्न है कि उच्च न्यायालय को किसका अधीक्षण करने का अधिकार है। तो उच्च न्यायालय को अधीनस्थ न्यायालय का अधीक्षण करने का अधिकार है, ऑप्शन बी 13 का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 14 नंबर है कि निम्नलिखित अधिकारियों पर विचार कीजिए। यहाँ ध्यान दीजिएगा, पहला ऑप्शन है भूतपूर्व राष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, और तीसरा है प्रधानमंत्री। देखिए, पहला में राष्ट्रपति होता है, ध्यान से समझिएगा, नंबरिंग वाइज सजाना है। तो पहला में राष्ट्रपति होता है, दूसरा उपराष्ट्रपति, तीसरा प्रधानमंत्री, चौथा राज्यपाल, पांचवा भूतपूर्व राष्ट्रपति, पांचवा के क उप प्रधानमंत्री, छठा लोकसभा अध्यक्ष, और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश। यानी देखते हैं ऑप्शन के मुताबिक यहाँ उपराष्ट्रपति नहीं, राष्ट्रपति नहीं है, उपराष्ट्रपति है, यानी पहला उपराष्ट्रपति है, और उसके बाद हो जाएगा उपराष्ट्रपति के बाद प्रधानमंत्री, यानी 3, उसके बाद भूतपूर्व राष्ट्रपति है, यानी 1, 2, 3, 1 होगा। कौन है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी होगा 14 का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 15। निम्नलिखित में से कौन सरकारीय आयोग का सदस्य था। देखिएगा, सरकारीय आयोग में कुल 3 सदस्य था, जिसमें डॉक्टर SRN सेन भी थे, ठीक है, डॉक्टर SRN सेन भी थे। 15 का सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 16 नंबर। द्वितीय राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के समय देश के राष्ट्रपति कौन थे। तो आपातकाल जो है भारत में 3 लगे थे, ठीक है। पहला आपातकाल लगा था 1962 में भारत चीन के युद्ध के समय, दूसरा आपातकाल लगा था 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय, ठीक है, और तीसरा आपातकाल लगा था 1975 में, वो आंतरिक समस्या था जिसके वजह से लगा था। अब बात रहा कि जो पहला आपातकाल लागू हुआ था 1962 में, उस समय कौन थे। तो उस समय यहाँ ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर S राधाकृष्णन थे राष्ट्रपति, और प्रधानमंत्री के पद पर पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। यहाँ ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति थे डॉक्टर S राधाकृष्णन, जो पहला आपातकाल 1962 में लगा, और प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और जब दूसरा बार आपातकाल लगा 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय, उस समय राष्ट्रपति BV गिरी थे, और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थे, ठीक है, श्रीमती इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थे दूसरा बार। और द्वितीय राष्ट्रीय आपातकाल की ही बात कर रहा है, तो दूसरा बार BV गिरी थे, और प्रधानमंत्री में श्रीमती इंदिरा गांधी। और जब तीसरा बार आपातकाल लागू हुआ 1975 में, तो उस समय राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे,
और प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी थे, ठीक है। तो द्वितीय का बात कर रहा है तो बीवी गिरी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 16 का सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 17 नंबर प्रश्न है, प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं। हमारे भारत में दो तरह के निर्वाचन होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष निर्वाचन वो होता है कि जो जनता खुद प्रतिनिधित्व करे, जनता निर्वाचन में डायरेक्ट भाग ले, उसको प्रत्यक्ष निर्वाचन करते हैं। जैसे देखो प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, लोकसभा का चुनाव होता है, तो ये प्रत्यक्ष चुनाव हो गया। अप्रत्यक्ष जैसे राष्ट्रपति का हो गया, उपराष्ट्रपति का हो गया, ये सब अप्रत्यक्ष चुनाव है, समझ गए ना। तो इसमें कह रहा है कि प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं, यानी जनता द्वारा प्रतिनिधि चुनना। सी ऑप्शन हो जाएगा 17 का। कि निम्न में से कौन सी संवैधानिक संस्था नहीं है। तो मानवाधिकार आयोग जो है वो संवैधानिक संस्थान नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए होगा 19 का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जनता दल सरकार द्वारा 1975 के आपातकाल की परिस्थितियों की जांच करने के लिए निम्नलिखित में से किस आयोग की नियुक्ति की गई थी। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, उस समय शाह आयोग की नियुक्ति की गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी 20वां का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कुछ का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। चलिए देखते हैं ऑप्शन। जनजाति इधर है और इधर निवास स्थान है। तो देखिए पहला ऑप्शन है जौनसारी। जौनसारी जनजाति जो है ना वो उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। तो ऑप्शन में देखिए उत्तराखंड है, तो जौनसारी उत्तराखंड हो जाएगा। दूसरा है संथाल। संथाल जो है झारखंड में, बिहार में, उड़ीसा में पाया जाता है। तो ऑप्शन में झारखंड है, तो झारखंड हो जाएगा। भील जनजाति जो है ना वो मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, महाराष्ट्र हो गया, इस समय पाया जाता है। तो ऑप्शन में मध्य प्रदेश है, तो भील मध्य प्रदेश हो गया। लेप्चा जनजाति जो है ना वो सिक्किम में पाया जाता है, ठीक है, सिक्किम में। यानी ए का हो जाएगा 3, ए का 3 हो जाएगा। हाँ, अब बी का हो जाएगा 1, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 21 का। चलिए 22वां प्रश्न देखते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने किस शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित करके उसे केरल के अतिरिक्त बंगाल में भी लोकप्रिय बनाया। कथकली को, ठीक है, कथकली को लोकप्रिय बनाया था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 23वां प्रश्न है, विश्व की सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा प्रारंभ कब हुआ था। तो 1911 में, यहाँ ध्यान दीजिएगा। विश्व की सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा का प्रारंभ कब हुआ था, 1911 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 24 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सही सुमेलित नहीं है। देखिए पहला ऑप्शन है, इधर रेलवे जोन है, इधर मुख्यालय है। तो पहला ऑप्शन है उत्तर पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, गोरखपुर है, सही है। दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय भुवनेश्वर, ये गलत है, क्योंकि दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय जो है ना वो कलकत्ता है, ये गलत है। पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कोलकाता, सही है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, बिलासपुर, सही है। यानी ऑप्शन नंबर बी गलत है, बी 24 का बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि राउरकेला इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क की आपूर्ति होती है उड़ीसा में। तो उड़ीसा के क्योंझर से जो है ना वो लौह अयस्क की आपूर्ति होती है राउरकेला इस्पात संयंत्र में, ठीक है। तो 25वां का हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि ओबरा शहर प्रसिद्ध है थर्मल पावर प्लांट के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, थर्मल पावर प्लांट के लिए प्रसिद्ध है, यानी 26 का बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 27वां। भारत में 2001 से 2011 में साक्षरता में वृद्धि दर है। तो आप देखोगे 2001 से 2011 में जो साक्षरता वृद्धि दर है वो 9.20% है, ठीक है, 27 का बी हो जाएगा। 28वां प्रश्न देखते हैं। बोरलोग पुरस्कार जो है ना निम्नलिखित में से किस एक वैज्ञानिक क्षेत्र में दिया जाता है। तो बोरलोग पुरस्कार जो है वो कृषि विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, ध्यान देना। 28 का डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 29 का। अमन धान उगाया जाता है। अमन धान जो है ना वो नवंबर दिसंबर में उगाया जाता है, यानी 29 का सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ देखते हैं 30 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, इधर क्रांति है एक तरफ और इधर संबंधित है। तो सुनहरी क्रांति जो है उद्यान से संबंधित है, बिल्कुल सही है। श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है, बिल्कुल सही है। नीली क्रांति कुक्कुट नहीं, ये गलत है, क्योंकि नीली क्रांति जो है ना वो मत्स्य पालन से संबंधित है। और हरित कृषि से सही है, यानी बिल्कुल सही है। यानी 30 का सी जो है ऑप्शन गलत है। चलिए 31 नंबर देखते हैं। 31 प्रश्न है कि गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद बौद्ध संघ का नेतृत्व किसे सौंपा था। ध्यान देना यहाँ, क्योंकि जब गौतम बुद्ध जब जीवित थे तो उस समय ये नहीं निर्धारित किए थे कि बौद्ध संघ को कौन संभालेगा, ठीक है, इसीलिए किसी को नहीं, यहाँ ऑप्शन होगा किसी को नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 32 नंबर।
32 नंबर प्रश्न है, किस शासक की मुद्रा पर शिव तथा नंदी का चित्र का अंकन किया गया था? यहाँ ध्यान देना, कुषाण शासक के सिक्कों पर ना शिव तथा नंदी का चित्र का अंकन किया गया था। चलिए अगला प्रश्न, यानी 32 का डी हो जाएगा। 33वां देखते हैं, किस शिलालेख में अशोक यह घोषणा करता है कि मैं जहाँ भी रहूँ मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं? तो ये छठा शिलालेख में जिक्र किया गया है। ठीक है, 33वां का बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 34वां, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी दूसरी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय का पहला राजधानी पाटलिपुत्र ही था, लेकिन दूसरा राजधानी में क्या हुआ था कि जो शक थे, भारत को शक से बाहर कर दिया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने, लेकिन कुछ शक जो है उज्जैन में रहते थे, तो उज्जैन में ही उसको पूरी तरह से हटा दिया था, उज्जैन से भी, और उज्जैन को दूसरा राजधानी बनाया था। समझ गए ना, चंद्रगुप्त द्वितीय ने उज्जैन को दूसरा राजधानी बनाया था। तो 34 का सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवकृति प्रायः चतुर्भुज होती है। सी हो जाएगा 35 का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 36वां, कह रहा है कि भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है, देखो भारत एक गणतंत्र का मतलब भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। सी हो जाएगा 36 का। अगला प्रश्न देखते हैं 37वां, राजनीतिक लोकतंत्र तब तक अस्थायी नहीं बन सकता जब तक कि उसके मूल्यों में सामाजिक लोकतंत्र नहीं हो। उस कथन किसका है? तो वो कथन जो है बी आर अम्बेडकर जी का था। बी नंबर 37 का बी हो जाएगा। चलिए 38वां देखते हैं। 38 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? यहाँ ध्यान दीजिएगा, आपराधिक मामला समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, बिल्कुल सही है। निगम कर संघ सूची के अंतर्गत आता है, सही है। परिवार नियोजन समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, बिल्कुल सही है। लेकिन भूमि सुधार जो है वो राज्य सूची के अंतर्गत आता है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है ना गलत है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रताएं निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? यहाँ ध्यान देना, ये 19 जो है ना वो केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रताएं केवल भारतीय नागरिक को ही प्राप्त है। अब आप सोचोगे कि ऑप्शन ए में भारत के निवासी है उसको क्यों नहीं? तो देखो, मान के चलो कि कोई भी देश से व्यक्ति आकर अगर भारत में रहता है, निवास करता है, तो क्या उसको 19 के तहत स्वतंत्रताएं प्राप्त होगी? नहीं होगी, बिल्कुल नहीं। और दूसरा ऑप्शन जो कह रहा है कि भारत में पैदा हुए सभी व्यक्ति को, तो आप सोचोगे कि जब भारत में पैदा ही हुआ तो उसको भी मिलना चाहिए, नहीं। मान के चलो कि किसी भी देश से राजदूत आकर 5 साल के लिए यहाँ भारत में रहते हैं और रहने के दौरान उनका संतान होता है भारत में ही, तो क्या उस संतान को अनुच्छेद 19 के तहत स्वतंत्रताएं मिलेगी? नहीं मिलेगी। ठीक है, इसीलिए केवल सी ऑप्शन सही होगा, केवल भारतीय नागरिकों को ही मिलेगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 40 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में जिस क्रम में सेवा की उसमें निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो यहाँ ध्यान देना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। NS रेड्डी, ज्ञानी जैलसी, आर वेंकट रमन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। 40 का बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित प्राचीन भारतीय राजाओं में से किसकी प्रशंसा प्रयाग प्रशस्ति में अलंकृत शब्दों में की गई है? तो समुद्रगुप्त का प्रशंसा किया गया है प्रयाग प्रशस्ति में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 41 का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 42 नंबर, भारत में महात्मा गांधी की पहली महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति कहाँ हुई? देखिए, पहला ऑप्शन है चंपारण 1917, दूसरा है खेरा 1918, तीसरा है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में 1916 और चौथा है रोलेक्ट सत्याग्रह 1919। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में 1916 में, क्योंकि बनारस में प्रथम बार महात्मा गांधी जनसभा भाषण दिए थे। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 43 नंबर, भू प्रकृति में कार्बन का अनुमानित प्रतिशत कितना है? 0.025% है। बी नंबर 43 का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 44 नंबर, कि राज्यसभा में स्थानों यानी सीटों के संबंध में निम्नलिखित में से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, जनसंख्या के अनुसार राज्यसभा सीट जो है वो बांटा जाता है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, बिहार में 16 है राज्यसभा सीट, कर्नाटक में 12 है, आंध्र प्रदेश में 11 है, राजस्थान में 10 है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ है? बिहार में 16। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 44 का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 45 नंबर, भारत में संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत
पंचायतों में महिलाओं के लिए स्थानों के आरक्षण का उपबंध किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 243 का घ हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 46 नंबर। जहां आरा द्वारा लिखित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी किस नाम से जानी जाती है? तो जहां आरा द्वारा लिखित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी मुनीस अल अरवाह के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 47 का देखते हैं। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन किसी आपात की उद्घोषणा को न्यायिक पुनर्विलोकन से उन्मुक्त करता है? 47 का देखते हैं। 47 का ऑप्शन हो जाएगा ए 38वां संशोधन से। ठीक है, 38वां संशोधन से। निम्नलिखित में से किस वर्ष पूर्ण सार्वजनिक सभा स्थापित हुई थी? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1870 में। चलिए अगला प्रश्न 49 नंबर। भारत के काल क्षेत्र टाइम जोन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? चलिए देखिए, पहला ऑप्शन है समग्र देश के लिए एक मानक समय है, बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप द्वीप समूह के भिन्न काल क्षेत्र हैं, नहीं, बिल्कुल गलत है। तीसरा ऑप्शन है कि भारतीय मानक समय IST GMT से 5.5 घंटा पीछे है, नहीं, 5.5 घंटा आगे है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 50 का, लास्ट प्रश्न है इस सेट का। निम्नलिखित में से किस राज्य में मानसून की अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा दोनों से वर्षा होती है? देखिए, पंजाब एक ऐसा राज्य है जहां अरब सागर शाखा से भी बारिश होती है और बंगाल की खाड़ी शाखा से भी बारिश होती है। ठीक है, तो 50 का ये हो जाएगा। तो जितने भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, इस सेट को देखें, तो ये सेट जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। ठीक है, हम भेज दिए हैं और कोशिश करेंगे हम आगे भी जो सेट हम भेजेंगे उसका आंसर हम नहीं भेजेंगे, पहले हम सिर्फ प्रश्न भेजेंगे और उसके एक दिन बाद हम आंसर भेजेंगे और डिस्कशन भी करेंगे। ठीक है, और आप लोग भी तैयारी कीजिए, बिहार दरोगा का साथ में तैयारी करते हैं। जो मुझे प्रॉब्लम होगा हम आपसे शेयर करेंगे, आपको जो भी दिक्कत होगी आप हमसे शेयर करना। ठीक है, बुक को लेकर, नोट्स को लेकर, जो भी मेरे पास नोट्स रहेगा, जो भी हमारे पास क्वेश्चन से रहेंगे, चाहे सेट रहेगा, चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक का सेट रहेगा, तो हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में भेज देंगे बिहार दरोगा के लिए। ठीक है, तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप अच्छे से बिहार दरोगा की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट में आ सकते हैं। तो अगला हम सेट भेजेंगे और अगला डिस्कशन भी करेंगे। तो फिलहाल आप सभी को जय हिंद।